हेलो और वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट समझने वाले हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली आज हम सेक्शन 34 और सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। लाइबिलिटी, आपको पता होगा लाइबिलिटी क्या होती है। मान लो ए ने बी को मार दिया तो इसमें ए विल बी लाइबल फॉर द मर्डर। अब जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है, इस पिक्चर से समझो, ठीक है। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी जी को मार रहे हैं। इतना भी इन्होंने मारा कि जी का भी मर्डर हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी भी। तो इस केस में जब ये चारों एक्ट कर रहे हैं तो दिख रहा है कि इनकी जॉइंट लाइबिलिटी है। अब आ जाता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। इसको समझो, ए बी सी और डी ने जी को मारना है, ठीक है। जी अपने घर में है, ठीक है। ए को बोल देते हैं कि तुम बाहर खड़ के उसकी देखना कि कोई आ तो नहीं रहा है। बी को बोल दिया कि तुम ये अरेंजमेंट कर लो, तुम ये रिवॉल्वर वगैरह का अरेंजमेंट कर दो। और सी और डी अंदर चले जाते हैं और डी उसको रिवॉल्वर से मार देता है। इस केस में इनकी पहले से ही अरेंजमेंट जो थी हो रखी थी कि उसका जी का मर्डर कैसे करना है, ठीक है, उसको डेथ कैसे कॉज करनी है। ऑलरेडी देयर वाज अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, देयर वाज प्री अरेंज्ड प्लान, देयर वाज द कॉमन इंटेंशन। तो इस केस में जब केस डालेंगे तो चारों के चारों लायबल होंगे फॉर द मर्डर, राइट। तो इसको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्यों कहते हैं कि बेशक डी ने जी को मारा है बट ए बी सी भी उतने ही गुनहगार हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में मीटिंग करी या जो भी था, उनकी कॉमन इंटेंशन थी कि जी का मर्डर करना है। तो समझ रहे हो ना इस बात को। और चलो एक और बात बताती हूँ कि आपकी वैकेरियस लायबिलिटी होती है, वो क्या होती है, मास्टर सर्वेंट वाले एक्ट्स की। जब कोई सर्वेंट गलती कर दे तो मास्टर विल बी लायबल, ठीक है, वो हम टॉर्ट्स में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जॉइंट लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस फॉर नाउ। मैं अब आपको एक बात बता दूं, अब मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव भी समझा दी, जॉइंट भी समझा दी, एक और बताती हूँ। जो डिकॉइटी का भी क्राइम है वो भी एक जॉइंट लाइबिलिटी का क्राइम माना जाता है, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव बोथ। और हाउस ब्रेकिंग दैट इज 460 इज हाउस ब्रेकिंग एंड 396 इज द डिकॉइटी। तो डिकॉइटी विद मर्डर, आपको अगर याद हो मेरा डिफेंस वाला जो मैंने जनरल डिफेंसेस कराए थे उसमें, या उससे पहले एक एक्टर सीरीज मेंजरिया का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था मेयर प्रेपरेशन टू डिकॉइटी इज ऑल्सो क्राइम। तो आपको जस्ट रिवीजन करा रही हूँ बट आपको याद रखना है 460 इज हाउस ब्रेकिंग एट नाइट and 396 dacoity. Even these two also amount to the joint as well as constructive liability under IPC 34 और 149 तो as such आपके हैं ही, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन लेक्चर पे जो आज समझाने जा रही हूँ आपको। सेक्शन 34 जो है आईपीसी का, ये बात करता है कॉमन इंटेंशन की। ये कहता है कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो कुछ लोग मिलके कर दें, ठीक है। और क्या हमने वहां देखना है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जब उनकी इंटेंशन कॉमन हो। जैसे मैंने आपको समझाया कि चाहे मारा डी ने था जी को बट उन सब की कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है।
आप समझ गए। और जो 149 है आईपीसी का, वो बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। आपको बेसिकली अभी यहाँ पे ये समझना है 149 बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की, और सेक्शन 34 क्या बात करता है, वो बात करता है कॉमन इंटेंशन की। 149 क्या कहता है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली आपका सेक्शन 141 में दिया हुआ है, गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करी होती है। क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी इंटेंशन प्री डिसाइडेड नहीं होती, ठीक है। इसकी कुछ इसेंशियल्स होते हैं, 5 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए। उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, आप 5 से ज्यादा बंदे जा रहे हो, अगर आपके हाथ में हथियार है तो बेसिकली वहां जाके एट द स्पॉट आप किसी की डेथ कर देते हो, तो वहां सबका ही वो बात मानी जाती है, क्योंकि सबको पता है कि ए के पास हथियार है या डी के पास हथियार है, राइट। तो उन केस में कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का लग जाता है और सारे के सारे लाइबल ठहरा जाते हैं, जो अगर कोई ऑफेंस वहां पे हो जाए। और कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, वहां पे ये देखते हैं कि जो लोग गए हैं क्या उनका पहले से डिसाइडेड था क्या कि वो ये चीज करेंगे, पहले से प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई थी, इंटेंशन पहले थी। कॉमन होनी चाहिए, देखो बार बार बोल रही हूँ कॉमन, कॉमन को सिमिलर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज सिमिलर इंटेंशन के लिए 34 नहीं लगता। इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। देखो कॉमन तो आपने समझ लिया, वही वाला यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, ए बी सी डी। इन्होंने प्रेपरेशन करी, जी अपने घर में बैठा था, डी ने उसको मारा, बी ने यहाँ गार्ड करा, डी ने इसको मार दिया, ठीक है। बी और सी ने जो है रिवॉल्वर वगैरह जो भी है इसकी वो उसने ली, ठीक है। तो आप समझ गए इनकी कॉमन इंटेंशन। अब चलो सिमिलर की बात समझाती हूँ कि व्हाट इज सिमिलर इंटेंशन। जी है एक बंदा, ए की भी इसके साथ एनिमिटी है, बी की भी इसके साथ एनिमिटी है। दोनों ने एक दिन कोइंसिडेंटली सोचा कि आज तो हम जी को मार देंगे। ये अलग अपने रास्ते से आता है जी को मारने के लिए, बी अलग से आता है। इसने इसको रिवॉल्वर से मारा, इसने इसको से विद नाइफ मार दिया, ठीक है। बट ये दोनों अपने अपने पर्पस के लिए आए थे, तो यहाँ पे इनकी इंटेंशन सिमिलर थी। क्या थी, जी को मारना, इंटेंशन सिमिलर थी बट वो कॉमन नहीं थी। इन्होंने आपस में कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो इसको बोलते हैं सिमिलर इंटेंशन। इस केस में अगर आपको चलो मैं बता दूं, मर्डर का हमारा सेक्शन 302 लगता है, ठीक है। तो 302 इसका अकेले का लगेगा, 302 अकेले का लगेगा, ठीक है। और इस केस में जी का मर्डर हुआ तो यहाँ पे 302/34 क्योंकि उनकी कॉमन इंटेंशन जो है वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझ गए क्या बात समझाना चाह रही हूं मैं। अब हम चलते हैं 34 की, समझते हैं क्या कहता है। Acts done by several person in furtherance of common intention. According to section 34, when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that crime in the same manner as it was done by him alone. यानी कि सारे के सारे ही लायबल ठहराए जाएंगे। जैसे कि वो केस समझो डी ने जी को मारा है बट फिर भी सारे ही लायबल ठहराए जाएंगे, जैसे कि ए ने भी जी को मारा है, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, क्योंकि उनकी पहले से ही कॉमन इंटेंशन थी। समझ गए, इजी। अब ऑब्जेक्ट क्या है 34 का, जो सेक्शन 34 है ना, आपको याद है मैंने आपको बताया था देयर इज सब्सटेंशियल लॉ एंड देयर इज अ प्रोसीजरल लॉ एंड आईपीसी इज कंसीडर्ड टू बी अ सब्सटेंटिव लॉ। व्हाई सब्सटेंटिव लॉ? बिकॉज देयर हैज बीन मेंशन्ड द ऑफेंसेस एज वेल एज पनिशमेंट्स फॉर द सेम।
बट कहते हैं जो आपका सेक्शन 34 है, it just lay down a rule of evidence and it does not create a substantive offense. What does it mean? It means that there is as such 34 कोई offense की बात नहीं करता, ठीक है। यहाँ क्या बात हो रही है, आप पीछे देखो क्या बात हो रही है। When a criminal act is done by several persons, ठीक है, in furtherance of common intention, each of such person is liable for that act in the same manner as it were done by him alone, ठीक है। इसमें कोई ऑफेंस की बात हो रही है, नहीं हो रही है, कोई पनिशमेंट की बात हो रही है, नहीं हो रही है। जस्ट ये बता रहे हैं कि अगर ज्यादा बंदे होते हैं कि कॉमन इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करते हैं तो वो सारे ही लायबल होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इस बात का कि जो सेक्शन 34 है, इट ओनली रूल्स डाउन द रूल ऑफ एविडेंस and does not create a substantive offense। ये बात याद कर लो, बहुत बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर्स में इसका क्वेश्चन आ चुका है। Why section 34 is not a substantive offense? Because it just lay down a rule of evidence। एविडेंस क्या कि A और B और C ने हेल्प करी थी D को मारने, D की Z को मारने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट, this section means that if two or more persons intentionally do a thing jointly, it is just the same as if each of them has done individually। फिर से समझ लो, बहुत इजी है ये। मान लो A एंड B, यहाँ पे दोनों की कॉमन इंटेंशन थी C को मारने के लिए। अब C को मारते हैं। C अपने घर में छुपा हुआ है, ठीक है। A कहता है B को कि तू बाहर खड़ा होना, मैं जाके तू देखना कोई आता तो नहीं है, मैं सी को मार दूंगा। और ए जाके सी को मार देता है। देखो वो बाहर देख रहा था कि कोई आए तो मैं उसको अलर्ट कर दूंगा। तो व्हाट डज इट मीन कि उनकी कॉमन, क्योंकि बी को भी पता था ना कि ये मारने वाला है, उसने उसमें यस बोला है। मानो बी ना करता, ए खड़ जाता तो बी मार देता। तो ये बात आपको समझो कि चाहे ए ने उसको मारा है, ए ने एक्ट करा है, बट बी विल ऑल्सो बी लायबल as if the act is done by him, same as if each of them has done it individually। वो मैटर नहीं करता कौन गार्ड कर रहा है, कौन मार रहा है। जब तुम्हारी दो आपस में सहमति हुई है, प्री अरेंजमेंट हुई है, तो आप सब ही उसके लिए लायबल ठहराए जाते हो। नाउ what are the elements of section 34? First of all, there should be a criminal act, there should be several persons, there should be a common intention, there should be the participation in the criminal act। अब देखो जो मैंने आपको A, B, C, D की एग्जाम्पल दी थी, उन सब के कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन थी, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन आप इतनी सी भी कर रहे हो, यू विल बी हेल्ड लायबल जो क्राइम हुआ है उसके लिए, ठीक है। क्रिमिनल एक्ट हुआ, कुछ बंदे होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए और आपके इसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, राइट। अब पढ़ते हैं व्हाट डज क्रिमिनल एक्ट सेज। क्रिमिनल एक्ट यूज्ड इन सेक्शन 34 डज नॉट रेफर टू इंडिविजुअल एक्ट्स। देखो, वेयर अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस, वेयर अ क्राइम इज कमिटेड बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम, each of them doing some act similar or diverse, big or small, shall be liable for that act। देखो ये क्या कह रहे हैं, 34 आपका सेक्शन इंडिविजुअल एक्ट्स की बात नहीं करता। ग्रुप है, सबने अपना अपना कुछ ने कुछ उसकी बात नहीं करता। वो कहता है कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। जब कुछ बंदे मिलके अपनी कॉमन इंटेंशन से कुछ कर देते हैं तो वो आपका क्रिमिनल एक्ट 34 में काउंट होता है, ठीक है ना। आप समझो, सिमिलर टेंशन और कॉमन इंटेंशन मैंने आपको समझाया है। इंडिविजुअल एक्ट्स जहां हो जाते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी ही रहती है। जब यहाँ कॉमन इंटेंशन हो वहां पे ही सेक्शन 34 जो है आपका लगेगा। इजी। नाउ act done by several persons, there should be, the act should be done by several persons. Why? Because then only it will make to apply the section 34, ठीक है, तभी आपका सेक्शन 34 लगेगा जब एक्ट कुछ लोग करेंगे. The criminal act in question must have been done by the several persons. That is,
by more than one person should be there and the number of wrongdoers must be at least 2. जब आपके 2 या 2 से ज्यादा बंदे हो जाते हैं, ये बात ये कह रहा है. Most importantly, if the criminal act was fresh and independent act springing wholly from the mind of the doer, the others are not liable merely because when it was done they were tending to be partakers with the doer in a different criminal act. ये कह रहे हैं, मान लो ए और बी ने सोचा था कि हम सी को सिर्फ इंजरीज देंगे, मारेंगे नहीं. ठीक है, इनका ये प्री अरेंजमेंट हुई थी. ठीक है, ए जब अंदर जाता है तो इनकी आपस में सी के साथ इसकी इतनी हो जाती है कि वो अल्टीमेटली सी को मार ही देता है. अब देखो, इनकी पहले तो बात हुई नहीं थी कि मारना है, तो ये वाला पॉइंट ये बात कर रहा है कि द क्रिमिनल एक्ट वाज फ्रेश, उसी वक्त हुआ. यहाँ पे कोई प्री एंगेजमेंट ऑफ माइंड्स नहीं हुई थी, क्योंकि तो सिर्फ इंजरी कॉज करने का सोचा था. डेथ कॉज हो जाती है तब कहते हैं ये फिर नहीं लगेगा. ठीक है, the others are not liable merely because when it was done they were intending to be, कहते हैं अदर्स नहीं लायबल होंगे सिर्फ इसी बात के लिए कि जब वो एक्ट हो रहा था वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. ठीक है, देखो बेसिकली जब आपके पास ऐसे केसेस आ जाते हैं तो कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एवरीथिंग देखती है, देन ओनली यू नो द पर्सन इज हेल्ड लायबल. ठीक है ना, तो बेसिकली हम तो यही समझ रहे हैं इसमें कि कॉमन इंटेंशन क्या एग्जैक्टली क्या कहती है सेक्शन 34 में. राइट, अब पढ़ते हैं. द एक्सप्रेशन कॉमन इंटेंशन मीन्स यूनिटी ऑफ पर्पस और प्री अरेंजमेंट प्लान. इट हैज बीन गिवन वेरियस मीनिंग विच आर एज फॉलोज. बेसिकली बहुत सारे केसेस में इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकले हैं, तो देखते हैं. पहला आपका केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर. इसमें क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान that is prior meetings of minds. ठीक है, prior to what? Prior to the offense, right? Prior consultation in between all the person constituting the group. Basically इस केस में प्री अरेंज्ड प्लान की बात करी गई थी. ठीक है, उसके बाद where there is no indication of premeditation or a pre-arranged plan, the mere fact that the two accused were seen at the spot or that the two accused fired, as a result of which one person died and 2 others received simple injuries, could not be held sufficient to infer the common intention. References which case Ramachandra versus State of Rajasthan. This is what I explained you right now before, that कहते हैं कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, जो कि उन्होंने आपस में पहले से ही उसकी कोई इंडिकेशन भी नहीं थी, ना कोई प्री अरेंजमेंट ऑफ प्लान था उसमें, बट हो जाए तो इसको हम ये नहीं कह देंगे, ये बात को ये नहीं साबित हो जाएगी कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी. राइट, हाउएवर कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट. सी ए और बी और सी वाला एग्जांपल मैंने बताया ना, बी और सी की अंदर में इतनी हाथापाई हो जाती है कि बी को उसका डेथ कॉज करनी पड़ जाती है, तो उसमें ये केस लग जाएगा कि ए की उसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ इंजरी तक वो साथ था, तो उसका उतना उसकी लायबिलिटी हो जाएगी. इस केस का समझो कृपासिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. अगर मान लो ऑन द स्पॉट बी ए को इशारा करता है कि यू नो थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड आई हैव टू किल सी, एंड ए से ओके ओके यस गो अहेड. Then in this case on the spot there has been the pre-arrangement, a meeting of minds has been done to kill C. In this case इनकी common intention लग जाएगी जब on the spot हो जाता है. Develop on the spot as between a number of persons, and this has to be inferred from the act and conduct of the accused and facts and circumstances of the case that common intention may develop on the spot also. Right? Now next, basically ये spot वाला आपको क्यों कराया है हमने, क्योंकि कहते हैं कि कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज्ड प्लान होता है, स्पॉट में कुछ नहीं होता. बट दिस इज द एक्सेप्शन. इसका हम पढ़ेंगे भी कैसे ये एक्सेप्शन कहती है कि कई बार कॉमन इंटेंशन जो है आपकी ऑन द स्पॉट भी हो सकती है और तब भी आपका जो सेक्शन 34 है वो लग जाता है. राइट, नाउ फोर्थ, पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट. इसमें क्या कहते हैं, व्हेन there is a group, you know, criminal act is done by a group. ठीक है, और उन्होंने jointly ही कुछ सोचा है,
ठीक है, ए कुछ कर रहा है, बी कुछ कर रहा है, सी कुछ कर रहा है, दैट डजंट मैटर. मेयर पार्टिसिपेशन टू कंप्लीट, टू डू द कमीशन ऑफ दैट क्रिमिनल एक्ट will attract this section of 34 in their liability, right? The participation in a criminal act of a group is condition precedent in order to fix the joint liability, right? The law requires that the accused must be present on the spot during the occurrence of the crime and take part in its commission. It is enough if he is present somewhere nearby, right? Section 34 deals with the doing of separate act, similar or diverse by several persons. If all are done in furtherance of common intention, each person is liable. तो बेसिकली इसमें पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि mere participation also amount to the liability. Section 34 deals with doing, चाहे आप सेपरेट एक्ट कर रहे हैं, बट कॉमन इंटेंशन है, यू विल बी हेल्ड लायबल. इसको हम करते हैं एक फेमस केस के साथ. इसको हम पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी बहुत फेमस है, पोस्ट मास्टर केस. ठीक है, इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, कुछ बंदे थे, ठीक है, वहां पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं. यहाँ पे आपका पोस्ट मास्टर बैठा था. तब पहले के टाइम में मनी ऑर्डर्स एंड ऑल जब आते थे तो वो उस पैसों की गिनती कर रहा था. ही वॉज काउंटिंग द मनी, ठीक है. और वरिंदर कुमार घोष भी थे, वो यहाँ पे वैसे गार्ड कर रहे थे कि कोई आता है कि नहीं. बी समझ लो, बी, ठीक है. तो पोस्ट मास्टर जी अंदर थे और इनके साथी जाते हैं अंदर, उनसे पैसे मांगते हैं. वो मना कर देते हैं पोस्ट मास्टर, ठीक है. वो क्या करते हैं, तब इतनी उनमें आपस में हाथापाई हो जाती है कि वो पोस्ट मास्टर को ऑन द स्पॉट मार देते हैं. एंड दे रैन अवे विदाउट टेकिंग एनी मनी, ठीक है. बाकी तो सारे भाग गए. वरिंदर कुमार जो थे वो बाहर थे. However, caught with a pistol in his hand and was handed over to the police. The accused was tried under section 302/34 as according to the prosecution, he was one of the 3 men who fired at the sub postmaster. 2 अंदर थे, ठीक है, ये बाहर थे. The accused denied his charge on the ground that he was simply standing outside and had not fired at the deceased. वही ना, उसने कहा मैं तो बाहर गार्ड कर रहा था, मैंने तो उसको उस पर फायरिंग करी नहीं. फायरिंग तो उन दोनों में से किसी ने करी है. बट कोर्ट क्या कहती है, on being satisfied that sub postmaster was killed in furtherance of the common intention of fall, convicted the accused even if he had not fired the fatal shot. अब इजी ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया है. वो बाहर खड़ा था, उसके 2 साथियों ने पोस्ट मास्टर को मारा था. वो तो सिर्फ बाहर खड़ा था, उसकी पिस्टल से तो मतलब चली भी नहीं थी गोली. बट स्टिल वरिंदर कुमार घोष was held liable because he was having the same common intention to commit the act. Hence, चाहे उससे नहीं मारा, but still in the furtherance of the common intention, the accused was convicted by the court. So this is a very famous case जो आपकी कॉमन इंटेंशन को बताता है. मेयर प्रेपरेशन, सी इसमें वही प्रेपरेशन भी आ गया, देखो सेवरल पर्संस भी आ गया, कॉमन इंटेंशन भी आ गया, इसमें सब आ गया. अब आपको बस समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पार बढ़ानी है कि कैसे वो लायबल हो गया. आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप लेमैन की तरह सोच लोगे, ओहो इसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ बार गार्ड कर रहा था, गोली तो किसी और ने चलाई है, और आप इस चक्कर में गलत आंसर टिक कर आओगे. अगर आपने सेक्शन 34 पढ़ा होगा, समझा होगा, आपको पता है फिर इसका आंसर क्या है. जब कॉमन इंटेंशन है, एक्ट कर रहे हैं, और विल बी हेल्ड लायबल. 2 किसी ने गोली मारी है, किसी ने नहीं मारी है, माना जाएगा कि सब ने मिलके मारी. बेसिकली आपको इजी वे में बता देती हूँ, आपको ये समझना है. देखो ये बेसिकली सेक्शन 34 बात क्या करता है, कहता है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल ने एक एक्ट करने का सोच लिया, जी को मारने का सोच लिया. अब कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, जब आपने सबने मिलके एक बात सोच ली कि
कि हमने जी का मारना है, जी का मर्डर करना है, ठीक है, तो ए चाहे बाहर खड़ा हो, ए चाहे बी पिस्टल का अरेंजमेंट करे, चाहे सी गोली मारे, कोई भी मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारी कॉमन इंटेंशन आ गई, आपका मेंजरिया आ गया वहां पे कि आपने जी को मारना है, तो कोई भी एक्ट करे वो फर्क नहीं पड़ता, यू ऑल विल बी हेल्ड लायबल, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लग जाएगी वहां पे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डोंट आंसर इट लाइक अ लेमैन, यू हैव टू थिंक कि सेक्शन 34 मैम ने बताया था वो लगेगा और सारे के सारे लायबल होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द exception to it, common intention may develop on the spot, exception to the general rule। बेसिकली इसमें पहले यही कहा गया था कि जब कॉमन इंटेंशन हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पहले ही प्री अरेंजमेंट हो रखी थी, ठीक है, तो स्पॉट की बात कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, कहते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कॉमन इंटेंशन आल्सो मे डेवलप सडनली ऑन द स्पॉट and such common intention may be inferred from the facts and circumstances of the case and conduct of the accused person। Following case is the illustrative, now let us see। In ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें क्या होता है, दो ब्रदर्स थे, ठीक है, और विक्टिम था, ठीक है। They were standing near the cot of the victim who was sleeping. One of them was armed with gandasa and another with the लाठी। बेसिकली ये लाठी के साथ थे और दूसरा गंडासा किसका, भाई गंडासे के साथ था। When a hue and cry was raised by the two brothers ran together and both of them were seen running from the bedroom of the victim। The victim died of an incised wound on the neck, which according to medical evidence was necessarily fatal। The court found that the two brothers shared the common intention to cause death। It was held that the common intention may develop on the spot also। देखो इसमें आई विटनेस बहुत बड़ा केस है, आप नेट पे जाके देखना, उसके जो नेक पे विक्टिम के लग गया था और वो बेसिकली यही शो हुआ था कि वो गंडासे के साथ लगा है, तो ये इसमें यही कहता है कि मैंने नहीं मारा, बट कोर्ट कहती है कि तुम्हारा ऑन द स्पॉट भी इंटेंशन बन सकती है, और इस केस में इसे प्रूव हुआ था, तो ये एक्सेप्शन आ गई थी। ऑन द स्पॉट तुम्हारी इंटेंशन हो गई है उसको मारने की, ठीक है, ऐसा वुंड दिया कि वो मर गया। अब आप इतने चीजें उठा के जा रहे हो, आपको भी पता है ना, इंटेंशन तो थी तुम्हारी। तो इस केस में ये प्रूव हो गया था कि चाहे कॉमन इंटेंशन तुम्हारी ऑन द स्पॉट बनी है, बट इट विल अट्रैक्ट इट एंड यू विल बी ऑल्सो हेल्ड लायबल फॉर द मर्डर ऑफ द विक्टिम, ठीक है। वैसे इस केस में वो ये अपील कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं मारा है, मेरे ब्रदर ने मारा है। कोर्ट सेड नो, यू बोथ हैव कॉमन इंटेंशन इन द सेम, दो इट वाज ऑन द स्पॉट बट यू विल बी ऑल्सो हेल्ड लायबल। देखो ये केस क्यों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जब देखो डी ने जी को मार दिया तो ए बी सी क्यों चाहेंगे कि हमें भी मर्डर की सजा मिले, नहीं चाहेंगे ना। तो वो क्या करते हैं, वो डिफेंस लेना चाहते हैं, अरे मैं तो बाहर गार्ड कर रहा था, जैसे बरिंदर घोष वाले केस में हमने पढ़ा। तो कोर्ट क्या कहती है कि तुम्हारी जब पहले से कॉमन इंटेंशन थी तो फर्क नहीं पड़ता कि उसको किसने मारा है, डेथ हुई है, तुम सब ने मिलके मारा है, तो तुम सब ही लायबल होंगे। बेसिकली ये क्यों है, क्योंकि कोर्ट्स डज नॉट दे डज नॉट से कि आप ग्रुप एक्टिविटीज करो और ऐसे तो कोई एक बंदा मारेगा बाकी बच जाएंगे, नो। बेसिकली इनका मेन मोटिव यही है कि सबको लायबल तो ठहराते हैं सो दैट ये ग्रुप एक्टिविटीज की थोड़ी सी रोक हो। लोग कहें अरे मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मारेगा वो, बट स्टिल आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम, राइट। अब आपको ये केस समझ लग गया, बाकी इसको पढ़ना अच्छे से, आपको समझ लगा कि क्यों ऑन द स्पॉट की बात करी हुई है। It is an exception to the general rule। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वेरी इंपॉर्टेंट केस। नाउ नेक्स्ट कॉमन ऑब्जेक्ट पे आ जाओ। ये आपका चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है, जिसमें बात करें ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो सेक्शन 149 क्या कहता है कि जब 5 से ज्यादा बंदे मिल जाएं, ठीक है, और वो कोई ऐसा एक्ट कर दें and they all will be held liable because it says you all have the common object to do the criminal act।
तो बेसिकली ये वाला जो आपका है 149 का सेक्शन, ये कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है। एक्ट कोई करता है, लायबल सारे के सारे ही ठहराए जाते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें प्री अरेंजमेंट ऑफ माइंड्स नहीं होता और ये अपने आप में ही एक ऑफेंस है। तो बेसिकली इट इज एन सब्सटैंटिव ऑफेंस, देयरफॉर 34 वाज नॉट, इट वाज अ रूल ऑफ एविडेंस, बट इट इन इटसेल्फ इज अ मेयर ऑफेंस। स्पेसिफिक ऑफेंस की बात करता है, वो है अनलॉफुल असेंबली वाली, राइट। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 149 लाइक 34 द अदर इंस्टेंस कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी की बात करते हैं। 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। IPC does not punish mere assembly of persons. However, where persons assemble to cause terror in the minds of people, the assembly will be termed as an unlawful assembly. तो बेसिकली यहाँ से समझो कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। मेयर बंदे खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, असेंबल हो रखे हैं 5 से ज्यादा, तो वो हम ये नहीं करेंगे कि वो अनलॉफुल असेंबली है। When there are people those who are trying to create terror in the minds of people, then that assembly will be known as the unlawful assembly. Section 141 क्या कहता है, means an assembly of 5 or more persons if the common object of the assembly is ये। तो सेक्शन जो आपका 141 ऑफ IPC है वो अनलॉफुल असेंबली की बात करता है कि वो किन केसेस में जो मेयर असेंबली है वो अनलॉफुल हो जाती है। आपको इसमें ये बात याद रखनी है, इसमें आपके 34 में 2 और 2 से ज्यादा होने चाहिए थे, इसमें 5 या 5 से ज्यादा बंदे जब आज हो जाएं और वो ऐसे एक्ट करें जो अनलॉफुल हो, तब उनको हम अनलॉफुल असेंबली का नाम दे देते हैं। To overawe by using criminal force or show criminal force to central or any state government or parliament or any state legislature or any public servant, ठीक है। Next, to oppose the performance of any law, oppose the performance of any law or legal process, to carry out mischief or criminal trespass or any other offense by use of criminal force, takes possession of any property or deprives any person of the right of to the way or the use of water or any incorporeal right. The use or show of criminal force compels any person to do any illegal act. तो ये तो आपके पॉइंटर्स हैं जब इन केसेस में जो है आपका जो आपकी असेंबली है वो अनलॉफुल काउंट हो जाती है, राइट। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ unlawful assembly to attract section 149? There must be an unlawful assembly, ठीक है। Criminal act must be done by any member of such assembly. देखो जब 5 से ज्यादा बंदे हों और वो उनमें से कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर दे तो सारे के सारे इसमें लायबल हो जाते हैं। Act done is for prosecution of the common object of the assembly or such which was likely to be committed in prosecution of the common object. Members have voluntarily joined the unlawful assembly and knew the common object of the assembly. Mere presence and sharing of common object of the assembly makes a person liable for the offense committed even if he had no intention to commit that offense. So, क्या समझे इस पॉइंट से? पहला 5 या 5 से ज्यादा बंदे, दूसरा क्रिमिनल एक्ट कोई होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि उनमें कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चौथा कि जब कोई बंदा वॉलंटरली ज्वाइन कर लेता है ऐसी असेंबली को, उनको उसको पता है कि इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो ये सारे जा रहे हैं, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, अपोज। रिसेंट आपको पता ही है क्या हुआ था, जब फार्म लॉज को अपील कर रहे थे तो ये रिपील करने की बात हो रही थी, तो सारे बैठे थे और जब उसमें कोई जाता है, ठीक है, तो सबको पता है कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और उस केस में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए, ठीक है, और आपकी प्रेजेंस है, मेयर प्रेजेंस विल अट्रैक्ट दिस सेक्शन, चाहे आपकी इंटेंशन थी भी नहीं, बट स्टिल यू विल बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। सो क्या समझना है इसमें
कॉमन ऑब्जेक्ट इज वेरी वास्ट यू नो इन इट्स अप्रोच. यहाँ पे इंटेंशन हो ना हो, यू विल बी हेल्ड लायबल. And in common intention in section 34, there should be the common intention to do the act. Here, intention doesn't matter. Mere presence will attract the section 149, right? Now, what is the scope of section 149? In prosecution of the common object, the words in prosecution of the common object show that the offense was committed immediately connected with the common object of the unlawful assembly of which accused were members. यहाँ तक पहले इसको समझो. ये कह रहे हैं कि जब ऑफेंस हुआ था वो इमीडिएटली कनेक्टेड था कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली का. ठीक है, अब मैं वही आपको क्या समझा रही हूँ कि अनलॉफुल असेंबली है, उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और कोई ऐसा एक्ट हो जाता है. ठीक है, तो एक्यूज सारे जो मेंबर्स थे उन सबको वो लायबल ठहरा देते हैं. द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद द व्यू टू अकम्प्लिश द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द unlawful assembly. Members knew to be likely. The second part relates to a situation where the members of the assembly knew that the offense is likely to be committed. In prosecution of the common object, a thing is likely to happen only when the situation is like it will probably happen or may very well happen. The word "knew" indicates a state of mind at the time of commission of offense. Knowledge in this regard must be proved. The word "likely" means some clear evidence that the unlawful assembly had such a knowledge. देखो ये क्या कह रहे हैं. अब आप किसी unlawful assembly में आप भी assemble हो रहे हो. ठीक है, वो आपको भी पता है उनके हाथ में weapons हैं या वो राइट करने वाले हैं, कुछ करेंगे. You very well know that things may very well happen. Yeah, it will likely to be happen, will probably happen. And the person becomes part of it, and it shows that this is a clear evidence that the person who has joined it has the knowledge of things, that that person knows that what is going to happen, that there must be some criminal act, and if you are joining it, court will consider it कि आपको इसकी knowledge थी तभी आप उसमें ज्वाइन करे हो. आपको पता था कि इनका ये ऑब्जेक्ट है या ये करने वाले हैं. Mere your presence, how it will show, because you know when they are unlawful, something wrong will happen, some criminal act will happen, and you merely join that. You yourself have the knowledge about that. कि अगर ये है तो कुछ करेंगे, क्या करेंगे, probably some unlawful act करेंगे, and you have that mere knowledge will make you liable for the act. तो क्या फर्क है इसमें? बेसिकली इसमें अब आप देखो, इसमें आप चले जाते हो, पहले वहां कोई ये थोड़ा ना मीटिंग होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे. एक उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, वो किसी चीज को मतलब रिपील या उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं, राइट. तो पता है कॉमन ऑब्जेक्ट है कि वहां पे दिख रहा है. इंटेंशन सबकी सेम हो ना हो वो नहीं है, ना ही वो इस पॉइंट में जरूरी माना जाता है. ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता है 149 में, और मेंबर्स को पता होता है कि प्रोबेबिलिटी उनको पता है कि समथिंग विल हैपन और मे वेरी वेल हैपन, राइट. नाउ व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 143? इसकी पनिशमेंट है whoever is a member of an unlawful assembly will be punished with imprisonment either up to 6 months और या फाइन लगा देते हैं या दोनों लगा देते हैं. ठीक है, इस केस में केस देखो, मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इट वाज हेल्ड by the court that mere presence in an unlawful assembly cannot render a person liable unless he was actuated by a common object. तो बेसिकली इसमें ये केस में ये बात करी थी, आप प्रेजेंट तो हो, आप ऐसे कि देखने चले जाते हो या जो भी है, जब आपको कॉमन ऑब्जेक्ट ही नहीं है उस केस में. ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है. अनटिल एंड अनलेस आपका कॉमन ऑब्जेक्ट ही जब प्रूव नहीं होगा तो आपको ये 149 सेक्शन भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. चाहे आप खड़े हो, जो भी है, आपका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, नाउ हम डिफरेंस देखते हैं क्या है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में. सेक्शन 34, नंबर ऑफ पर्संस मस्ट बी मोर देन 1 मीन्स 2 और
मोर, और इसमें क्या होता है 5 और मोर। Section 34 does not create any specific offense but only states rule of evidence, and 149 creates a specific offense. Common intention required under Section 34 may be of any type, and common object under Section 149 must be one of the objects mentioned in Section 141. देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसको करने से पहले आप एक बार फिर से 141 देखो। ये जो पॉइंटर्स हैं ना, अगर कुछ इनके खिलाफ हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, तभी अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। When there is a criminal force against state और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को लेके, then to oppose the performance of any law, to carry out mischief or criminal trespass or any other offense by use of criminal force, किसी की क्रिमिनल फोर्स लेके किसी का पोजेशन, किसी प्रॉपर्टी का लेके आना, ठीक है, तो deprives any person of the right to the way or the use of water or any incorporeal right, the use or show of criminal force compels any person to do an illegal act। तो बार बार क्रिमिनल फोर्स की ही इसमें बात करी हुई है। नेक्स्ट, common intention under Section 34 requires prior meeting of minds or pre-arrangement plan, that is all the accused person must meet together before the actual attack participated by all takes place. Under Section 149, prior meeting of minds is not necessary. Mere membership of an unlawful assembly at the time of commission of the offence is sufficient. ठीक है, mere participation in an unlawful assembly will attract the Section 149. Right? Under Section 34, some active participation is necessary, especially in crime involving physical violence. Section 149 does not require active participation, and the liability arises by reason of mere membership of the unlawful assembly with common object. Common object है, आपकी participation है unlawful assembly में, that will attract your 149 का सेक्शन। और इन 34 देयर शुड बी सम एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द मेंबर्स, स्पेशली फिजिकल वायलेंस में, ठीक है। तो आपका आप कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हो तो आप लायबल हो जाते हो 34 में। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट पर दिख रहा है, आपको पता है, आप वहां पे मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली के, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द 149 सेक्शन, राइट। आई होप इन टूडेज लेक्चर आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का समझ अच्छे से लग गया होगा कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है और कौन सा क्या कहता है, राइट। दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर। आई होप ईच एंड एवरीथिंग वाज क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच।